हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आरपीएससी के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के आवेदन आज 26 दिसंबर से प्रारंभ हो गए हैं। आपको आवेदन भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आवेदन किस तरह से होगा और क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, सभी पर चर्चा करेंगे। पद कितने हैं, किस तरह से आपके इसमें आरक्षण है, इस सभी पर बात करेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं, एक एक चीज़ पर नज़र डालते हैं। अगर बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है, उस विज्ञापन में बात करें तो ये आपके 2129 पदों के लिए निकाला गया है। इसके लिए जो आवेदन होंगे वो आपके ऑनलाइन ही आवेदन होंगे। इसमें आपके किसी भी प्रकार से आप डाक के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से आप इस पर नहीं कर सकते हैं आवेदन। आप केवल इसमें ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन करोगे। साथ में ही पदों की संख्या देखें तो इसमें अगर आपके बात करें तो कुल मिलाकर आपके 2129 पदों की संख्या है। उसमें से टीएसपी की बात करें तो इसमें 402 पद टीएसपी के लिए आरक्षित है। बाकी सामान्य शिक्षा विभाग के लिए 1727 पद यहाँ पर आपके लिए है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्या टीएसपी वाले दूसरे क्षेत्र में भी आवेदन कर सकते हैं क्या, या फिर नॉन टीएसपी वाले टीएसपी वाले क्षेत्र में भी आवेदन कर सकते हैं क्या, इस सभी पर बात करेंगे और आपके आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। पदों की संख्या आप देख सकते हो कि पद कितने हैं। अगर हिंदी की टोटल की बात करें 288 पद यहाँ पर है, अंग्रेजी में 327, गणित में 694, विज्ञान में 350, सामाजिक विज्ञान में 88, संस्कृत में 309, पंजाबी में 64 और उर्दू में 9 पदों की संख्या है। इस तरह से आपके 8 विषयों की यहाँ पर आपकी संख्या है। अब आवेदन किस तरह से करोगे, किस तरह से आपकी पूरी प्रक्रिया आएगी, उसको समझने से पहले आपको यहाँ पर देखना होगा आप आवेदन किस तरह से कर सकते हो। इसकी आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आवेदन पत्र भरते समय आपको आयोग की वेबसाइट आरपीएससी पर भी आप आवेदन के बारे में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो आपके जो आवेदन की जो दिनांक है आज 26 दिसंबर से शुरू हो रही है और यहाँ आपके 24 जनवरी 2025 तक रात्रि 2 बजे तक चलने वाली है। अब यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं, तो आपको वो नहीं करना। आपको जब भी समय मिले 24 जनवरी से पहले जब भी आज मिले, कल मिले, जब भी आपको समय मिले तो हाथों हाथ आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये काम आप स्वयं के लैपटॉप पर भी कर सकते हो, वहाँ पर भी ये काम हो सकता है। और ई मित्र पर भी जाके आप इस काम को कर सकते हो। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, जब भी आपको समय मिले तब आप इस काम को कर देना। क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है कि जैसे अंतिम दिन आप भर रहे हो तो बहुत सी बार आरपीएससी की वेबसाइट जैसे क्रैश हो जाता है या फिर आपके अलग अलग तरह की दिक्कत आ जाती है, हैंगिंग की दिक्कत आ जाती है, तो बहुत सी बार आवेदन सबमिट नहीं हो पाता। तो आपको लास्ट अंतिम दिनों की ये इस तरह से आपको बिना वेट किए हुए आपको आवेदन करना चाहिए। तो ये आपके 26 तारीख से आज से ही स्टार्ट है और आपके 24 तारीख तक आपको ये आवेदन लिए जाएंगे। और जो आवेदन है आप यहाँ पर इसकी पूरी योजना को आपको मैंने बताया, आपकी पूरी इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो। अब इसकी बात करते हैं कि आपके आवेदन में कौन कौन सी सावधानी ध्यान देनी होगी। अगर मैं यहाँ बताऊं तो टीएसपी वाले जो अभ्यर्थी है यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो आपकी इंफॉर्मेशन है आरपीएससी के द्वारा ही जारी की गई है, वही है। अगर यहाँ बात करें तो आप देखो यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी है, अनुसूचित क्षेत्र की जो निवासित अभ्यर्थी है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए भी अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं, यानी कि वो गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। टीएसपी वाले अभ्यर्थी है वो नॉन टीएसपी वालों क्षेत्रों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ये अनिवार्य है। लेकिन जो नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थी है वो टीएसपी वालों के लिए आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन बाद में वो अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि नॉन टीएसपी वाले टीएसपी वाले के जो उस कॉलम को सबमिट ही नहीं करें। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन से एरिया में हो, तो वहाँ पर आवेदन करते समय आपके टीएसपी नॉन टीएसपी आएगा, तो वहाँ पर ध्यान रखना कि आपको टीएसपी बनना है या नॉन टीएसपी बनना है। नंबर एक बात ध्यान रखोगे कि आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी का ध्यान रखना है कि आप कौन से में हो। तो अगर बात करें तो टीएसपी में तो वो एरिया आते हैं, जैसे उदयपुर का क्षेत्र आता है, बारां की जनजाति जो जैसे सरद जनजाति आती है तो वो क्षेत्र आते हैं इसमें, बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र आते हैं तो टीएसपी में। बाकी पूरा राजस्थान है वो नॉन टीएसपी में ही आता है। इस बात पर यहाँ ध्यान देना होगा।
आगे बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको एसएसओ आईडी अपनी होगी। एसएसओ आईडी पर आपको वहाँ पर सिटीजन, यहाँ पर लॉगिन करके एसएसओ आईडी को लॉगिन करके सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना होगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। सिटीजन पहले तो आपको एसएसओ आईडी खोलनी होगी, अपने मोबाइल में भी खोल सकते हो आप, ये काम अपने मोबाइल में भी कर सकते हो आसानी से। लैपटॉप हो तो लैपटॉप में भी आप आराम से कर सकते हो। और वहाँ पर एसएसओ आईडी खोलने के बाद में आपको सिटीजन ऐप में जाना होगा, उसको क्लिक करना होगा। फिर उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। अगर आपने पहले से ही OTR कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर रखा है तो आपको पहले OTR करना होगा। OTR की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, लेकिन OTR की प्रक्रिया करने से पहले अगर जिन्होंने कर रखा है पहले तो उनके पास OTR रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे और उन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही आपका फॉर्म अपने आप सबमिट हो जाएगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के पास OTR नहीं है तो उनको पहले OTR बनाना होगा, और OTR बनाने के लिए पहले आपको कुछ काम करना होगा, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, BA की, BEd की जो मार्कशीट है उन सभी में आपका नाम, DOB, पापा का नाम सब समान होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान देना होगा। ये तो आपको यहाँ पर सर्वप्रथम देखना होगा कि इसलिए आपको OTR के लिए करने के लिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड के विवरण का इंतजार और डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपको अनिवार्य है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपको डॉक्यूमेंट तो समान है, 10वीं का, 12वीं का, BA का, ये सब समान है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर आधार कार्ड की। किसकी? आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड में क्या होता है कि जैसे मेरा नाम है बिंटू कुमार नागर, अब बहुत सी बार क्या होता है कि बिंटू कुमार नागर में मेरे यहाँ पर तो स्पेस है, लेकिन वहाँ 10वीं की मार्कशीट में स्पेस नहीं है। मेरे पिताजी का नाम कुछ है, जैसे जगदीश नागर है, तो वहाँ पर जगदीश नागर में मैंने यहाँ लिख दिया जगदीश चंद्र नागर, और यहाँ चंद्र नागर है, वहाँ पर अलग। मतलब आधार कार्ड में बहुत सी बात छोटी छोटी मिस्टेक होती है। हो सकता है कि उन आधार कार्ड की आपको OTR करने से पहले, क्योंकि आपको 1 माह का समय दिया गया है, इसीलिए दिया गया है, ये 1 महीने का समय इसलिए दिया गया है कि आपके अगर आधार कार्ड में कुछ भी गलती हो, नाम में मिस्टेक हो, थोड़ी बहुत कुछ फोटो में दिक्कत हो, तो उसको आप संशोधन करा लो। आप 5 से 6 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड में संशोधन हो जाएगा। उसके बाद में ही आपको OTR सबमिट करना होगा। तो नंबर 1 देखना कि आपके आधार कार्ड का सही है या नहीं है। अब OTR सबमिट करने के बाद भी बहुत से अभ्यर्थियों के कुछ न कुछ गलती आती है। तो क्या OTR, अब मैं बता दूं सरकार की तरफ से तो इसमें यही कहा गया है RPS की तरफ से कि OTR सबमिट करने के बाद में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अगर आपने एक बार OTR संशोधन फाइनल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपका संशोधन हो सकता है। उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से। तो आपको OTR करना है। OTR में आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर करने हैं, और जिनका OTR किया जा चुका है तो वो अभ्यर्थी उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल में OTR नंबर संख्या के आधार पर ही, आपके जिनके पास पहले से OTR कर रखा है, और OTR नंबर संख्या के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन अपने आप कर देंगे। ठीक है। अब अभ्यर्थी ऑन टाइम रजिस्टर रहेंगे। OTR के करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना कि अगर आपने एक बार फाइनल कर दिया तो किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इस बात पर तो OTR को पहले करने से पहले एक बार डॉक्यूमेंट देख लो आपको, तो वो वहां पर आपको देखना होगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ देखा है, देखो नोट, ऑनलाइन आवेदन पत्र बनने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि जैसे स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग को जांच परख ले, क्योंकि ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में सुटिपूर्ण प्रविष्टि और फोटो को अपडेट कर ले, ताकि सही समय पर सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। और परीक्षा का आयोजन के समय प्रवेश पत्र में फिर प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड से लगी हुई फोटो से किया जा सके। तो आपकी फोटो भी अगर बहुत पुरानी है तो उसमें भी आप अपडेट करा लें।
आधार कार्ड में कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे सरकार ने तो कहा है 10 साल से पुराना आपका आधार कार्ड है तो उसमें आप दोबारा जाकर वहाँ पर अपना फोटो नवीन करवा लो, या फिर आपके बहुत पुरानी फोटो है आधार कार्ड में तो उसको आप दोबारा वहाँ पर फोटो खिंचाकर 1-2 दिन में आपके आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें अब लागू की जा रही है, तो इनको यहाँ पर ध्यान देना होगा। बाकी इतना इशू नहीं है, बस आप तो इस पर ध्यान देना कि आपके आधार कार्ड में आपकी जो जन्म है, जन्मतिथि है, पिता का नाम है, आपका नाम है, वो सब चीज़ें आपके यहाँ पर सही होनी चाहिए। इसमें सही नहीं है ये चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। अब देखो आवेदन पत्र से में लाइव फोटो अपलोड करेगा। अब देखो यहाँ पर अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र समय अपना वहाँ पर आपका फोटो भी अपलोड होगा। जहाँ आप ई मित्र में बनने जाओगे वहाँ पर आपका फोटो भी वहाँ पर अपलोड होगा, और वहाँ पर आपको सुनिश्चित कर ले कि आप का फोटो है वहाँ पर देख लो, और साथ में ही आपको हस्ताक्षर भी करने होंगे वहाँ पर, और बाएं हाथ का जो बाएं हाथ की अंगूठा है उसकी भी आपको स्कैन का फोटो अपलोड करना होगा। आपका हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का फोटो भी आपको वहां पर आवेदन के साथ आपको क्या करना होगा, आपको अपलोड करना होगा। क्योंकि आपको जब वहाँ पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर सेंटर में पेपर देने से पहले आपकी जहाँ उपस्थिति होगी तो आपके बाएं हाथ का अंगूठा भी वहाँ पर लगेगा और आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। हस्ताक्षर और अंगूठा दोनों वहाँ पर मिलान होना आवश्यक है, तो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आप दाएं का लगा दो, बाएं हाथ का आपका लगेगा, जानते होंगे आप इस चीज़ को। अब देखो नवीन फोटो ये सब आपको पता होगा इसी। अब आपके सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अब देखो सभी सेक्शन में योग्यता है। जैसे बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं, जैसे अभी बीएड प्रवेश ले चुके हैं और बीएड में प्रवेश किया है, एक साल भी कंप्लीट हुआ फिर भी आवेदन कर, उन अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं करना। जो अभ्यर्थी बीएड के अंतिम वर्ष में है उनको ही आवेदन करना होगा। अगर आप बिना इसकी योग्यता अर्जित किए हुए ही आप इसका आवेदन करते हो तो बहुत लापरवाही मानी जाएगी। इसलिए वो अभ्यर्थी बिल्कुल भी आवेदन नहीं करें जो जिन्होंने अभी बीएड में ही प्रवेश लिया है। अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी इसमें कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर अगर आपने ई मित्र जाके स्वयं से ही आपने आवेदन किया है और सबमिट करने के बाद में अगर आपको आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं, आप एक ध्यान देना कि आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होना चाहिए। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन सबमिट नहीं हुआ है। तो अगर जब भी आप हार्ड कॉपी लो तो उसमें एक जरूर देखना कि उसके आवेदन पत्र क्रमांक कितने हैं। आवेदन पत्र क्रमांक से ही आपके बाद में रोल नंबर निकलेंगे। तो आवेदन पत्र क्रमांक आपकी उस पर होना अनिवार्य है जब भी आप उस पर करोगे। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना कि उस पर हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो उसका दोबारा आप सबमिट करना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। साथ में अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहां पर हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप हेल्प डेस्क नंबर पर आप वहां पर कॉल करके वहां पर सहायता कर सकते हो। तो इन बातों को यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा इन चीजों पर। अब आपको आवेदन पत्र में अगर आपको कुछ संशोधन हो रहा है, जैसे इसमें कहा गया था कि आपके ओटीआर में किसी प्रकार का एक बार सबमिट करने के बाद में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ों के अलावा, जैसे कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान और आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर, कितने दिवस के भीतर, 10 दिवस के भीतर, यानी 24 जनवरी आपके लास्ट डेट है, तो 4 फरवरी तक उसकी अंतिम तिथि के 10 दिन के बाद तक भी 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है, उसमें कुछ ही चीजें हैं जिनका संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके नाम, पिता का नाम, उसकी जन्मतिथि में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, वो तो एक बार ही रहेगा। जैसे उसमें कुछ संशोधन हो सकता है, वो चीजें आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, ये अब देखो ओटीआर लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग में, इन 4 में तो किसी भी प्रकार का कोई इसमें आपके परिवर्तन नहीं होगा। बाकी कुछ चीज़ों में आपके परिवर्तन हो जाएगा 500 रुपये का आप शुल्क देकर बाद में। तो आप अच्छा है ना कि अभी ही जो आवेदन करो तो उसमें बिना किसी गलती के ही आपका आवेदन हो जाए। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आपके अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, इन 4 को तो आपको सभी डॉक्यूमेंटों में आपको चेक करना होगा। अभी भी आपने देखा होगा अभी बहुत से फर्जी पिटाई
लगे थे आरपीएससी में, तो पूरे आरपीएससी के द्वारा राजस्थान सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं जिन नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी का दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनका फोटो मिलान हुआ था, सबकी जन्मतिथि सब कुछ देखा गया था। इसलिए अब बहुत पारदर्शी तरीके से ये काम हो रहा है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को एक तरफ से आराम से देखो और बाद में आपको कोई समस्या नहीं आए, इसलिए पहले ही आप इनको संशोधन करा लें। ठीक है, और अनुमति संशोधन है तो शुल्क आपको 500 रुपये रहेगा। अगर आपको कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब आपके यहाँ पर क्या है, अब देखो 19/4 के द्वारा समस्त नई भर्तियों में एक बात जो निम्नानुसार है, अगर आप सामान्य हो, पिछड़ा वर्गीय क्रिमिनल हो और अति पिछड़ा वर्गीय क्रिमिनल वर्ग के हो तो आपको 600 रुपये आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा। और आप आरक्षित क्षेत्र से हो, SC ST या फिर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आपको यहाँ 400 रुपये का शुल्क देना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इस तरह से आपको यहाँ पर करना होगा। अब चयन प्रक्रिया है, तिथि के संबंध में जो सूचना है पूरी की पूरी यहाँ पर दे रखी है। परीक्षा का स्थान और तिथि के बारे में जो सूचना है वो आपकी कभी भी आरपीएससी अपलोड कर सकता है कि आपके इस टाइम को ये आपकी परीक्षा रहेगी। तो ठीक है, तो बात करते हैं, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो और बहुत से बच्चों को ये बताया कि सर आप नया कोर्स कब चालू करोगे, तो हम नया कोर्स जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। SST का और जीके का सेकंड ग्रेड के लिए एक नया कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको दोबारा एक एनर्जी मिले और आपको एक अच्छा एक तरह से बैकग्राउंड मिले ताकि आपकी जो तलवार की धार है बहुत अच्छी हो सके। तो एक नई शुरुआत भी करेंगे और बाकी आपके आवेदन संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हेल्प डेस्क पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम तो है ही सही, आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए हैं। 74 140 35 392 पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम भी आपके अगर कोई समस्या है तो उनको हम देख सके। हम वरिष्ठ अध्यापक के लिए ही आपके लिए पूरी तरह से तत्पर है ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए परीक्षा तक, क्योंकि परीक्षा तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।